नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 28 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्जाम नहीं है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम देने वाली है। इस वीडियो के अंदर हमने वैसे ही प्रश्न को रखा है जैसा कि अब तक ग्रुप डी में पूछा गया है, उसी के तर्ज पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, जिस दिन एग्जाम नहीं होता है उस दिन हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के तौर पे ये वीडियो देते हैं और इससे काफ़ी आपको फ़ायदा हुआ है और आगे भी होने की पूरा संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक वीडियो आपको याद होगा जो 20 तारीख को हमने पोस्ट किया था, उससे 6 से 7 क्वेश्चन अगले ही दिन एग्जाम में आ गए थे। तो वहाँ से जो है इसी प्रकार से मैं यहाँ भी चाहूँगा कि इससे भी आपको फ़ायदा हो और इसी प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है। यहाँ पे एक प्रश्न है, फर चित्रकला राजस्थान में किससे संबंधित चित्रकला है? फर चित्रकला जो है ये राजस्थान से संबंधित चित्रकला है। ये चित्रकला जो है खादी के वस्त्र पे भगवान आदि देवी देवताओं का जो है चित्र बनाया जाता है, इसे फर्म चित्रकला कहा जाता है। तो धार्मिक चित्रकला है जो राजस्थान से ताल्लुक रखता है, याद रखिएगा, फर चित्रकला। इसके बाद रंगोली चित्रकला है, ये महाराष्ट्र से है। ये भी धार्मिक क्रियाक्रम में जो है रंगोली बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से, और रंग जैसे अबीर वगैरह से बनाया जाता है। तो ये रंगोली चित्रकला महाराष्ट्र से है। उसी प्रकार से एक आ जाता है मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग है, ये दीवार वगैरह पे किया जाता है, ये बिहार से है, बिहार के मधुबनी से है। इसे मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं। उसी प्रकार से एक भित्ति चित्र होती है, भित्ति चित्र, ये है उड़ीसा से संबंधित। तो ये चारों आपको याद रखना है, काफ़ी बार घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा खेल केरल में प्रसिद्ध है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ओणम का समय चल रहा है। तो ऑप्शन में जलीकट्टू, नौकायान वगैरह वगैरह दिए रहेंगे, मान लीजिए पोंगल दिए रहेंगे, मान लीजिए और भी कुछ दिए रहेंगे। तो यहाँ पे नौकायान जो है ये केरल में जब ओणम होती है तो उसके मौके पे जो है नौकायान की प्रतियोगिता चलाई जाती है। तो नौकायान खेल का आयोजन जो है केरल में किया जाता है। केरल में अन्य दिन भी नौकायान के खेल होते हैं, ऐसे नहीं कि खाली ओणम पे होते हैं, लेकिन ओणम पे जो नौकायान होते हैं उसके कुछ अलग ही महत्व है, इसी कारण ये प्रश्न बन गया है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जो जाया जाता है उसके लिए एक छोटी नाव का प्रयोग किया जाता है, उसे जो है बिल्लाम कहा जाता है। चलते हैं आगे। और ये जो इसमें नाव, जो इस खेल में नाव का प्रयोग किया जाता है उसे चंदन बिल्लम कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, ये बात आपको इतना ध्यान रखना, लेकिन कहाँ होता है जरूर ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे जलीकट्टू कहाँ होती है? तो ये जो है तमिलनाडु में होती है। पोंगल भी तमिलनाडु में होती है। जलीकट्टू सारों की लड़ाई है, पोंगल जो है तमिल में, ये जो है नववर्ष है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। क्या होता है जब सूरज और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण एक सीध में हो जाए? जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण एक सीध में हो जाती है तो ज्वार भाटा आता है। अब ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार और भाटा, ज्वार होता है जब समुद्र में जल की लेवल बढ़ने लगता है। जैसे आप कहीं भी समुद्र को देखे होंगे तो ये जो बात जरूर जानते होंगे कि ज्वार भाटा क्या होता है। जब भाटा आता है तो जल की स्तर कम हो जाता है, बहुत दूर तक खाली हो जाएगा। जब ज्वार आता है तो पूरे उफान पे रहते हैं और पूरी भरी हुई होती है, तो इसे ज्वार भाटा कहते हैं देसी भाषा में। चंद्र ग्रहण कब लगती है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। और सूर्य ग्रहण कब लगती है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम क्योंकि याद नहीं रह पाता है। अब याद रखने की क्या तरीके हैं? अगर आपको चंद्र ग्रहण पूछ रहा है तो पहले पृथ्वी कौमा से पहले होगा, सूर्य ग्रहण पूछ रहा है तो पहले चंद्रमा होगा, और पृथ्वी पहले ले लिया तो सूर्य और चंद्रमा बचा, इनके बीच में आ जाता है। जब मैं चंद्रमा ले लिया तो पृथ्वी और सूर्य बचे होंगे तो इनके बीच में आ जाता है। तो चंद्र ग्रहण पृथ्वी पहले लिखा रहता है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में ऐसे याद कर सकते हैं कि चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है और सूर्य ग्रहण पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि उपसौर की घटना कब होती है और अपसौर की घटना कब होती है और इक्विनोक्स किसे कहते हैं। तो ये तीनों प्रश्नों को मैं यहाँ पर रख लिया हूँ। उपसौर जो है ये 3 जनवरी को होती है घटित, जब पृथ्वी और सूर्य अपने न्यूनतम दूरी पर होती है। न्यूनतम दूरी मतलब जो इतने भी दूरी है उससे थोड़ा कम होती है, सबसे कम दूरी होती है उस दिन, औसत से भी कम होती है। अपसौर क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है, तो इसे अपसौर कहते हैं। और ये घटना जो है 4 जुलाई को होती है और उपसौर की घटना जो है 3 जनवरी को होती है। अब 4 जुलाई से याद आया कि अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस भी 4 जुलाई को ही मनाया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में, जैसे अभी जापान का राष्ट्रीय फूल पूछ दिया गया था एसएससी 10 फेज में, क्योंकि टीसीएस वाले ही सेट करते हैं क्वेश्चन, तो कोई भरोसा नहीं है। 4 ऐसे राज्य हैं जिसका राष्ट्रीय दिवस आपको जरूर आना चाहिए। एक बांग्लादेश है, 16 दिसंबर होती है। उसके बाद एक श्रीलंका है, 4 फरवरी होता है।
अमेरिका है 4 जुलाई होता है। ये सब आपको जरूर आना चाहिए क्योंकि ये घुमा फिरा के पूछा जाता है। साथ ही साथ इक्विनॉक्स क्या होती है, जब दिन और रात की अवधि समान हो जाती है, यानी 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात, मैंने दोनों की समय अवधि समान हो जाए तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन है? तो अनुच्छेद 343 में राजभाषा का वर्णन है कि हमारा राजभाषा जो है हिंदी होगा और लिपि कौन सा होगा, तो देवनागरी होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? अब थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसमें से जो है नेपाल की सीमा किससे नहीं लगेगी? तो मेरे ख्याल से झारखंड से नहीं लगेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, जिसका जो है, जिस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है स्थलीय, ये बांग्लादेश है। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा वाला देश जो है भारत के साथ लगती है, ये है अफगानिस्तान। भारत के जलीय सीमा वाला देश कौन सा है? श्रीलंका है। और जलीय और स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद आपका म्यांमार हो जाएगा। तो ये जलीय और स्थलीय दोनों सीमा रखते हैं। श्रीलंका खाली जलीय सीमा रखते हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत के तटीय राज्यों में सबसे बड़ी सीमा गुजरात की है, सबसे 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश की है। तो ये बात भी रखना है। भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं, ये भी बात आपसे को ध्यान रखना है। 9 तटीय राज्य हैं भारत में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब होती है? 1959 में होती है। कहाँ से होती है? राजस्थान के नागौर से होती है। अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है। राष्ट्रीय पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होती है। पंचायत में जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो 5 ईयर की होती है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन आपको याद होगा, 1992 मैंने बताया है। ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है और तब से लेकर आज तक जो है प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद बलवंत मेहता समिति का नाम सुने होंगे आप। उसके बाद अशोक मेहता समिति का नाम सुने होंगे। इसके बाद सिंघवी समिति का नाम सुने होंगे। ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद संविधान के आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे 40 हो गए। उसके बाद मैं भाग की बात करूं तो भाग 9 जो है ये भी पंचायत से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची है, ये भी पंचायत से संबंधित है। उसके बाद 243 के जितने भी आर्टिकल है ए से लेके आज तक, ये भी किसी न किसी रूप में पंचायत या नगर पालिका से संबंधित है। तो आपको मोटे में इतना बात अगर आता है तो ग्राम पंचायत से क्वेश्चन आएगी तो आप छोड़ के नहीं आओगे। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यकृत और लीवर के बारे में सही नहीं है? यह सभी प्रकार के जीव में पाई जाती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह ग्लाइकोजन का भंडारण करती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं इसलिए ऐसा रखा हूं क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना है मुझे। और यहाँ पे मैंने लीवर का फोटो भी लगाया हूं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यकृत के बारे में जो कथन सही नहीं है ये है ऑप्शन नंबर 1, ये सभी प्रकार के जीवों में नहीं पाया जाता है। लीवर जो है सिर्फ कशेरुकी प्राणी में पाया जाता है, सिर्फ कशेरुकी प्राणी में पाया जाता है। जो अकशेरुकी प्राणी होता है इन्वर्टेब्रेट, उसमें नहीं पाई जाती है। अब इसका जस्टिफिकेशन मैं नीचे दे रहा हूं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर होती है। अब ग्रंथि के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा, पहले बता दूं। लीवर सिर्फ कशेरुकी प्राणी में पाए जाते हैं। कशेरुकी प्राणी जैसे कुछ अकशेरुकी प्राणी होते हैं, जैसे कीट पतंग हो जाएगा, केकड़ा हो जाएगा, झींगा हो जाएगा, ये सब जो है अकशेरुकी प्राणी है। कैसे पता चलेगा कि ये अकशेरुकी प्राणी है? तो इसमें जो है मेरुदंड भी नहीं पाया जाता है। मेरुदंड जो होता है ना अपने लोगों में, तो ये अपन कशेरुकी है। जो अकशेरुकी प्राणी होती है उसमें मेरुदंड भी नहीं होता और लीवर भी नहीं होता है। तो लीवर के बारे में ये गलत है कि सभी प्रकार के प्राणियों में पाया जाता है, ये सिर्फ कशेरुकी प्राणी में होते हैं, अकशेरुकी प्राणी में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, और ये मस्तिष्क में पाया जाता है। इसी से आपने STH नामक हार्मोन का नाम सुना होगा, जो वृद्धि हार्मोन है, इसी स्रावित होती है। तो यहाँ पे ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, सबसे छोटा हार्मोन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए, अभी आपने देखा कि सबसे बड़ी ग्रंथि देखा, सबसे छोटी ग्रंथि देखा, अब मैं सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि देख रहा हूँ। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करता है उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो यह है अबटू ग्रंथि है, यह है अबटू ग्रंथि है। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। अग्नाशय से जो है इंसुलिन का स्रावन होता है। यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि में गलत हो गया है। ये अंतःस्रावी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अबटू ग्रंथि। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है अग्नाशय है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है अग्नाशय है। सबसे छोटी मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी वो है आपका अबटू। सबसे बड़ी खाली ग्रंथि पूछा जाएगा तो आपका होगा लीवर। सबसे छोटा ग्रंथि पूछा जाएगा तो आपका होगा पीयूष, पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिश्रित वाला पूछे तो अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, इसके बारे में भी थोड़ा बताना जरूरी है। इंसुलिन
इंसुलिन जो है, इंसुलिन क्या करता है, शरीर में जो है शर्करा को बैलेंस करता है। इसके खोज कौन किया था, तो बेंटिंग एवं बेस्टा ने किया था। इसके कमी से कौन से रोग होते हैं, मधुमेह रोग होते हैं। और ये अग्नाशय के किस भाग से निकलते हैं, तो बीटा भाग से निकलते हैं। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। ग्रहों का गति का नियम कौन दिया था, जोहान्स केपलर ने दिया था। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। यहाँ से आपको सुनने की जरूरत है, क्योंकि महासागरों के बारे में मैं पूरा नॉलेज दूंगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो आपको छोड़ के नहीं आना है। तो बेरिंग जल संधि जो है ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करने का काम करता है। अब महासागर अपने पास कितने हैं विश्व में, तो ये 5 है, 5 महासागर है, जिसमें सबसे बड़ी तथा सबसे गहरी ये कौन है, प्रशांत महासागर है। तो सबसे छोटी महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे गहरा कौन है, प्रशांत। सबसे छोटा कौन है, आर्कटिक। मरियाना खाई जो इस संसार की सबसे गहराई वाली स्थल है, आप जानते ही होंगे मरियाना खाई। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। एक बरमुडा ट्रायंगल भी है, ये अलग है, और मरियाना खाई अलग है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और महासागरों का क्रम किस प्रकार से है, सबसे बड़ा तो हो गया प्रशांत पैसिफिक, इसके बाद में हो जाएगा अटलांटिक महासागर, इसके बाद में 3 नंबर पे आता है हिंद महासागर, और 4 नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर। ठीक है, याद रखिएगा। और 5 नंबर पे आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक सबसे छोटा है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा प्रशांत है, 3 नंबर पे हिंद महासागर, और 2 नंबर पे है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, जिसमें बरमूडा ट्रायंगल भी स्थित है। तो दोस्तों इतना बात आपको महासागर के बारे में जरूर याद होना चाहिए। चलते हैं आगे। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने तैयार किया था, जॉर्ज व्हिटनी ने गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन तैयार किया था। गेटवे ऑफ इंडिया बनाने का प्रस्ताव जो है 1911 में रखा गया था। मेरी जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के जो है आगमन के मतलब उपलक्ष्य में, और ये जो है 1914 में पूर्णतः डिजाइनित हो गए थे, इनको डिजाइन प्राप्त हो गया था, और बन के तैयार शायद ये 1924 तक हुआ था, देख लीजिएगा, मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ। तो इस प्रकार से गेटवे ऑफ इंडिया का इतिहास है। ये मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, समुद्र के किनारे, और इसी के सामने जो है आपका फेमस ताज होटल है। एक प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा स्पेनिश खिलाड़ी क्ले कोर्ट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो राफेल नडाल जो है। क्ले कोर्ट मतलब फ्रेंच ओपन किस कोर्ट में होता है, क्ले कोर्ट में होता है। टेनिस के 4 महाकुंभ होते हैं, ग्रैंड स्लैम, एक होता है फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और यूएसए ओपन। तो इसमें जो है राफेल नडाल जो है 14 बार फ्रेंच ओपन के विजेता, एकल पुरुष विजेता रहे हैं। इस बार के भी यही है फ्रेंच ओपन के विजेता। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, फ्रेंच ओपन समाप्त हो चुकी है, फ्रेंच ओपन के विजेता राफेल नडाल ही है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, करंट में भी काम करेगा। साथ ही साथ ये किस किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये स्टैटिक्स फॉर्म में आपसे जीके बना लिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका ओपन होता है, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिका ओपन दोनों हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन आपको क्ले कोर्ट में खेला जाता है, और विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि भाई तो ये तो 3 देश के नाम से है, फ्रांस के नाम से, ऑस्ट्रेलिया के नाम से, अमेरिका के नाम से, विंबलडन से पता नहीं चल रहा है कि किस देश के नाम से है, तो ये जो है इंग्लैंड के नाम से है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, विंबलडन को आप ब्रिटिश जो है ओपन भी कह सकते हो इस प्रकार से, क्योंकि इसमें जो है इंग्लैंड का नाम पर है, विंबलडन इंग्लैंड वाले रखे हैं। प्रमुख टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं, ये भी पूछा जाता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ये भी पूछा जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान, इसे स्वच्छ भारत मिशन भी कहते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। 2019 तक जो है इसका लक्ष्य था कि स्वच्छता को प्राप्त करें, हालांकि ये पूर्णतः सफल होता नहीं दिख रहा है। एक प्रश्न यहाँ पे, कोई वस्तु बिना मुद्रा की खरीदी जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो वस्तु विनिमय कहा जाता है। आपने मोहनजोदड़ो पिक्चर जरूर देखा होगा, वहां पे जो व्यापार करने व्यापारी लोग दूर दराज से आते थे, तो वहां एक चीज के बदले दूसरे चीज देते थे, तो उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रथा कहते हैं। ये हड़प्पा काल में भी प्रचलन में था। एक प्रश्न आपसे इस प्रकार का भी पूछा सकता है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थल से सर्वप्रथम किसने खोजी गई, तो सबसे पहले जो है आपका हड़प्पा ही खोजा गया था। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा जो है सबसे मतलब हड़प्पा सभ्यता का आपका जो है ईस्वी पूछा जाता है, तो 1750 2350 से 1750 BC जो है इसका जो है ऑथेंटिक काल है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हड़प्पा से कुछ की क्या क्या चीज की खोज हुई थी, ये पूछा जाता है। तो सोना चांदी सब भी मिला था, सोना भी मिला था, चांदी मिला था, लोहा नहीं मिला था, ये ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की चीन इसी सभ्यता की देन है। मातृभूमि की पूजा हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता की नदियों के किनारे बसे हुए शहर भी आपसे पूछ लिया जाता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। वहीं पे लोथल जो गुजरात में है, ये भी पूछा था कि लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में, ये भोगवा नदी के किनारे है। ये सब आपसे पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता भी थोड़ा देख लीजिएगा, हालांकि अभी तक तो है, जितने दिन एग्जाम हुए अभी तक क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अब क्वेश्चन लाएगा कहाँ से, इस सोच के मैंने हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता को भी इसमें शामिल कर लिया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक चीज और है कि पूर्वी छोर अगर पूछा जाए तो आलमगीरपुर होगा, आलमगीरपुर होगा, हालांकि ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिमी छोर अगर पूछा जाएगा तो सुरकोतला हो जाएगा जो पाकिस्तान में है। उत्तरी छोर पूछा जाएगा तो मांडा हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में हो। दक्षिणी छोर पूछा जाएगा तो दायमाबाद हो जाएगा जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता के ये सबसे लास्ट वाला छोर है चारों दिशाओं का, तो आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे कि FAO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है। और 2020 में जब कोरोना से दुनिया त्रास थे तो उस समय जो है इसको नोबेल की शांति का पुरस्कार इसी संस्था को दिया गया था। और FAO का मुख्यालय बार बार पूछा जाता है, रोम इटली में है, ध्यान रखिएगा। इनसाइट बी कब लॉन्च किया गया था, तो 1983 में किया गया था। इनसाइट बी को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन यहाँ से नहीं, प्रक्षेपण कैनेडी स्पेस सेंटर से किया गया था 1983 में। भारत का प्रथम उपग्रह पूछा जाएगा तो आर्यभट्ट होगा, लेकिन संचार उपग्रह पूछा जाएगा तो एप्पल होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि खाली उपग्रह देखते ही आर्यभट्ट करके नहीं आना है। चेस मेमोरी स्टोरेज कहाँ होता है, जो चेस मेमोरी होता है ना, आप भी मोबाइल देखे होंगे तो चेस मेमोरी लिखा रहता है, तो कहाँ स्टोरेज होता है, तो रैम में होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी तो नहीं होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है आपका रोम का। और रैम का क्या होता है, रैम का आपका अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा रैम का क्या होता है। अस्थायी रूप से इसमें जो है स्टोर हो जाता है। जब कंप्यूटरीकृत डिवाइस पे आप काम करते हैं तो अचानक बिना बताए कुछ डाटा स्टोर हो जाता है, जैसे चेस मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जो रैम में स्टोर होता है। और रैम क्या है, वोलाटाइल प्रकार का मेमोरी है, ये हमेशा कोई चीज़ याद नहीं रखता है, भुला देते हैं। और जिस डिवाइस की जितनी ज़्यादा रैम होगी, रैम की क्षमता होगी, उसकी जो है कार्य करने की क्षमता उतनी होती है। जैसे कि आप मोबाइल खरीदने जाओ, 3 GB रैम है तो कम दाम है, 4 GB रैम है तो ज़्यादा दाम है। एक प्रश्न यहाँ पे मैंने आ गया था एग्जाम में कि भाई भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, इसीलिए मैं इसको रख लिया हूँ यहाँ पे ताकि आपको जब क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। अब तक जितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है इसके बारे में देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए मिला था 1913 में, है ना। उसके बाद CV रमन साहब को 1930 में मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, ये प्रथम वैज्ञानिक है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद हरगोविंद खुराना साहब को 1968 में ये जो है DNA को संश्लेषित करने के लिए, हालांकि ये पूर्णतः भारतीय नहीं है, भारतीय मूल के हैं लेकिन रहते हैं ब्रिटेन में। इसके बाद मदर टेरेसा को दिया गया था 1979 में मानवीय कार्य के लिए, यानी इसको जो है शांति के क्षेत्र में दिया होंगे। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिर से विज्ञान में आया 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए। इसके बाद अमर्त्य सेन को मिला था सबसे पहले इकोनॉमिस्ट, यही है इंडिया का पहला जो है अर्थशास्त्री है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया 1998 में। उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन साहब को रसायन में मिला था 2009 में। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था शांति के क्षेत्र में 2014 में, ये राइटर है बहुत बड़े कैलाश सत्यार्थी। उसके बाद अभिजीत बैनर्जी को 2019 में दिया गया था, इनको और इनके पत्नी एफ्लो डस्टर नाम है इनके पत्नी का, ये दोनों को एक साथ ही मिला था और दोनों को इकोनॉमिक्स में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको इतने बात जरूर याद रखना है। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम से आप ये PDF लेके और इसको जो है रीड कर लेना है अच्छे से। एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है कि चोंगपुलम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो चोंगपुलम नृत्य जो है ये चोंगपुलम नृत्य जो है ये आपका मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर से कौन सा नृत्य संबंधित है ऐसा प्रश्न है, तो चोंगपुलम जो है मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर से कचाई लेमन फेस्टिवल है, मणिपुर से मणिपुरी नृत्य भी है। खड़िया लोक नृत्य कहाँ से है, झारखंड राज्य से संबंधित है खड़िया लोक नृत्य। और आपको मैंने झारखंड का कल जो है झूमिंग कृषि के बारे में बताया था, तो कुरुवा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में जो झूम कृषि होते हैं उसे क्या कहते हैं, कुरुवा कहा जाता है। यहाँ से फिर से एक बार याद दिला दिया। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। बिहू तथा खेल गोपाल असम राज्य का नृत्य है, साथ ही साथ असम का जो है सतरिया शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। उसके बाद घूमर जो है ये राजस्थान का है। सामा चकेवा जट जटिन ये बिहार का है। छठ उत्सव भी बिहार का है। घूमर तो राजस्थान का है, अगर घुमरा आपसे पूछा जाए तो ये हरियाणा का हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है नृत्य है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो 1960 में जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था BRO की स्थापना। एक आपने .com जरूर देखा होगा, gmail.com, yahoo.com, ये सब .com का क्या मतलब होता है, तो जो ये .com है इसका मतलब होता है कॉमर्शियल। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, क्या पता नहीं किस एग्जाम में जो है मुंह उठा के आ जाएगा। एक है कि लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। दोस्तों मैंने कल ही आपको लैक्टो शब्द के बारे में बताया था कि जहां कहीं भी लैक्टो शब्द हो तो समझ जाइए कि ये दूध से संबंधित है। तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल मतलब जो दूध में पाया जाता होगा ऐसे अम्ल की बात कर रहा है, तो C3
C3H6O3 होता है आपका लैक्टिक अम्ल का सूत्र। दूध से दही जमने में लैक्टिक बेसिलस जो है काम आते हैं। लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध का जो है स्वाद खट्टा हो जाता है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान किसके द्वारा दिया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को किसने लागू करवाया था? लॉर्ड कर्नवालिस 1773 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को लागू करवाया था। यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं एक, अब दूसरा आने की बारी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था, तो ये जो है पूछ दिया गया है। 2 बार पूछ दिया गया है, तो 3 बार भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब पंचवर्षीय योजना कौन बनाते थे? तो योजना आयोग बनाते थे। अब क्या भारत में पंचवर्षीय योजना बनाए जाते हैं? तो नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसके जगह पे जो है नीति आयोग को लागू कर दिया गया है 2015 से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1950 को हुआ था, और जो है 2015 में 1 जनवरी 2015 तक रहे। योजना आयोग जब तक रहे तब तक 12 योजना बनाए, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ योजना आयोग और जो नीति आयोग दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। प्रसिद्ध पुस्तक चंद्रकांता के लेखक कौन है? एनिशिएंट मतलब ये काफी पुराना स्टैटिक्स जीके है, तो ये देवकी नंदन खत्री है जो है आपका इसका सीरियल भी आता था चंद्रकांता। सोल्डर किसका मिश्रण है? तो ये सीसा और टीन का मिश्रण है सोल्डर। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि फ्यूज के जो फ्यूज होते हैं उसका गलनांक कैसा होना चाहिए? तो निम्न होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 16 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के समय। लेकिन प्रथम फैक्ट्री किसके काल में खोला जाता है? तो जहांगीर के काल में, क्योंकि अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है कि बर्ली पेंटिंग किस राज्य की महत्वपूर्ण पेंटिंग है? अभी मैंने बहुत सारे पेंटिंग आपको बताया था, भित्ति चित्र, फर चित्र, उसके बाद आपको मैं बताया था मिथिला पेंटिंग, उसके बाद में जो एक और क्वेश्चन आया था कुछ भित्ति ये भी बताया था, लेकिन एक रंगोली बताया था। यहाँ पे बर्ली पेंटिंग का संबंध भी महाराष्ट्र से है। बर्ली जो है महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पे समुद्र पे स्थित भारत का सबसे बड़ा सी लिंक है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से? तो ज्ञानपीठ संगठन साहित्य से है। आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब मैं इतना नहीं जो है यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेता हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो जयशंकर कुरूप साहब को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। उसके बाद हिंदी में प्रथम बार किसे दिया गया? हिंदी भाषा के लिए तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। और जो लेटेस्ट वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दामोदर मौजे को दिया गया है। दामोदर मौजे को दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 56वां किसे दिया गया है? तो फूफा जी को, नीलमणि फूकन जी को दिया गया है। ये असम के लेखक हैं, तो इन सब को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की इतिहास इतनी है, आपको लेटेस्ट वाली याद रखनी है और प्रथम याद रखनी है। तो प्रथम शंकर कुरूप को दिया गया। हिंदी में किसे प्रथम दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को। जो लेटेस्ट वाली 57वां है किसे दिया गया है? मौसा जी को, दामोदर मौजे को। इससे पहले 56वां किसको दिया गया है? नीलमणि फूकन फूफा जी को। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता के क्षेत्र मतलब साहित्य के क्षेत्र से है। चलते हैं, समाप्त करते हैं इस वीडियो को, इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ